स्वागत है विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन जैसे प्रदूषण का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि प्रदूषण क्या होते हैं, यानी कि पोल्यूशन क्या होता है और पोल्यूशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। और इस पोल्यूशन की टॉपिक में अपन जैसे पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके अलावा जैसे ओजोन क्षरण क्या होते हैं, है ना। तो अपन पढ़ते हैं जैसे कि प्रदूषण क्या है ना। प्रदूषण क्या होता है तो जैसे जल है, स्थल है, वायु है ना। जैसे जल है, इसके अलावा से वायु है, तो जल है, जल वायु व स्थल है ना। जल वायु स्थल के भौतिक व रासायनिक है ना, के भौतिक व रासायनिक है ना, के भौतिक व रासायनिक व है ना, वह मतलब जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन है ना। जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन है ना। जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन, ये क्या कहलाता है आपका, जैसे प्रदूषण कहलाता है ना। जल वायु व स्थल के भौतिक व रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन, ये क्या कहलाता है आपका, जैसे प्रदूषण कहलाता है ना। प्रदूषण कहलाता है, ये चीज़ हो गई। तो एक तो होता है प्रदूषण और एक होता है आपका जैसे क्या, प्रदूषक है ना। एक होता है जैसे क्या, प्रदूषक, और प्रदूषक को अपन क्या बोलते हैं, जैसे प्लूटेंट है ना। जैसे इसको बोलते हैं प्लूटेंट है ना, प्लूटेंट बोलते हैं, प्रदूषक को बोलते हैं जैसे प्लूटेंट। तो प्रदूषक क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ जो है ना, कोई भी पदार्थ जो प्रकृति को नुकसान करता है ना, प्रकृति को नुकसान करता है, वो क्या कहलाता है आपका, से मतलब प्रदूषक कहलाता है। तो प्रदूषण तो किसको बोलते हैं, जैसे जल वायु व स्थल के भौतिक व रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है आपका, प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए आप जैसे प्लूटेंट क्या है ना। जैसे प्लूटेंट है ना, प्लूटेंट क्या है, तो प्लूटेंट क्या है, जैसे प्लूटेंट क्या है, जैसे प्रदूषक कि कोई भी पदार्थ जो प्रकृति को नुकसान करता है वो क्या कहलाता है, जैसे आपका है ना, वो क्या कहलाता है आपका, जैसे प्रदूषक कहलाता है ना। ये चीज हो गई। तो यहाँ तक की तो आपकी बात हो गई है जैसे कि प्रदूषक मतलब प्रदूषण व प्रदूषक क्या होता है ना, प्रदूषक क्या होता है। अब जैसे मतलब अब देखिए आप जैसे कि एक तो होता है जैसे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है ना, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अब जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, जैसे बायो है ना, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट है ना, मतलब जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट, ये कहलाता है आपका जैसे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ है ना, ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से है ना, सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन नहीं होता है ना, सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन नहीं होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। यानी कि जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या होते हैं, तो जिन पदार्थों का सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन नहीं होता है उनको अपन जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लूटेंट कहते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण क्या है, अब जैसे पारा के यौगिक है ना, जैसे पारा के यौगिक है, इसके अलावा से क्या है आपका फिनोल है, इसके अलावा से क्या है बेंजीन है, इसके अलावा से क्या है आपके एल्युमिनियम के डब्बे है, इसके अलावा से कोई आयरन का क्या है आपका जैसे यौगिक है, इसके अलावा जैसे आपका क्या है BSC है, और एक क्या है जैसे DDT है ना। ये BSC व DDT क्या होते हैं, जैसे कीटनाशक होते हैं है ना। BSC व DDT कीटनाशक होते हैं। इसका पूरा नाम होता है जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये होता है जैसे डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है ना, मतलब जैसे डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT का पूरा नाम। तो DDT व BSC क्या होते हैं आपके जैसे कीटनाशी पदार्थ होते हैं, और ये किसमें आते हैं आपके जैसे, किसमें आते हैं जैसे ये, तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि जैसे क्या है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट है ये है ना। जैसे पारा के यौगिक है, फिनोल है, बेंजीन है, एल्युमिनियम के डिब्बे हैं, आयरन के यौगिक है, BSC है, DDT है, समझ गए। अब है जैसे आपका आगे देखिए आप जैसे एक होता है जैसे क्या, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ना, जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपन किसको बोलते हैं है ना, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपन किसको बोलते हैं, यानी कि जैसे बायो मतलब बायो
बायोडिग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल मैटर या मतलब प्लूटेंट, मैटर या प्लूटेंट कोई सा बोल दे आप, जैसे जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या जैव निम्नीकरण पदार्थ, यानी कि बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लूटेंट या फिर मैटर, है ना, ये चीज़ है। तो ऐसे पदार्थ, है ना, ऐसे पदार्थ जिनका, है ना, ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से, है ना, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, है ना, सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन हो जाता है ना, सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन हो जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, इसे बायोडिग्रेडेबल मैटर कहते हैं, है ना, बायोडिग्रेडेबल मैटर कहते हैं, यानी कि जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। अब जैसे क्या है, तो लकड़ी है, इसके अलावा से कागज है ना, कागज है, इसके अलावा से कपड़ा है, तो लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है, ये सारे क्या है, इनसे जैव निम्नीकरण पदार्थ है, यानी इनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या हो जाता है, इसे आसानी से अपघटन हो जाता है, मतलब लकड़ी, कागज और कपड़ा, यानी कि ये जैसे बायोडिग्रेडेबल मतलब मैटर है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है वो क्या है, इसे पारा के यौगिक, फिनॉल, बेंजीन, एल्यूमिनियम के डिब्बे, आयरन के यौगिक है, BSC है, और ये क्या है, इसे DDT है। तो आपकी यहाँ तक की तो बात हो गई आपकी, है ना, जैसे तो अब अपन जैसे इस टॉपिक को आगे पढ़ते हैं थोड़ा और, कि अब देखते हैं अपन जैसे ये जो प्रदूषक होते हैं, है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जैसे प्राथमिक प्रदूषक और एक क्या होता है जैसे आपका सेकेंडरी प्रदूषक, है ना। तो प्रदूषक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ते हैं अपन जैसे प्राथमिक प्रदूषक, है ना, प्राथमिक प्रदूषक, है ना, प्राथमिक प्रदूषक यानी कि प्राइमरी मतलब जैसे प्राइमरी प्लूटेंट, है ना, जैसे प्राइमरी प्लूटेंट। अब जैसे प्राथमिक प्रदूषक अपन किसको बोलते हैं, तो ये प्रदूषक, है ना, ये प्रदूषक पर्यावरण में, है ना, ये प्रदूषक पर्यावरण में, है ना, पर्यावरण में इसी अवस्था में, है ना, इसी अवस्था में मुक्त होते हैं, है ना, ये प्रदूषक पर्यावरण में इसी अवस्था में मुक्त होते हैं आपके प्राइमरी मतलब पोल्यूटेंट, ये प्रदूषक पर्यावरण में इसी अवस्था में मुक्त होते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण क्या है, तो CO2 गैस है, इसके अलावा SO2 गैस है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, CO2 है, NO2 है, ये क्या है, जैसे ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है यानी कि प्राथमिक प्रदूषक है। अब देखिए आप जैसे द्वितीयक प्रदूषक, है ना, द्वितीयक प्रदूषक, और द्वितीयक प्रदूषक को अपन क्या बोलते हैं, इसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं इसको, है ना, जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। और ये प्रदूषक, है ना, ये प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की सहायता से बनते हैं, है ना, प्राथमिक प्रदूषकों की सहायता से, है ना, प्राथमिक प्रदूषकों की सहायता से बनते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक, है ना, द्वितीयक प्रदूषक मतलब द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राथमिक प्रदूषक की तुलना में, है ना, प्राथमिक प्रदूषक की तुलना में, है ना, प्राथमिक प्रदूषक की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं, है ना, अधिक हानिकारक होते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण जैसे एक तो PAN है ना, इसका उदाहरण जैसे एक तो क्या है, PAN है, इसके अलावा क्या है, जैसे ओजोन है, इसके अलावा क्या है, जैसे H2SO4 है ना। तो PAN का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन खूब ज़्यादा आता है आपका जैसे एग्जाम में, कि जैसे निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है, PAN है, या फिर इसका एग्जाम में से पूरा नाम पूछ लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो PAN का जो पूरा नाम है वो है जैसे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, है ना, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये क्या है, जैसे PAN का क्या है, इससे पूरा नाम है आपका ना। तो ओजोन है, PAN है, और H2SO4 है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसकी सहायता से बनते हैं, तो ये प्राथमिक प्रदूषकों की सहायता से बनते हैं, है ना, प्राथमिक प्रदूषकों की सहायता से बनते हैं आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट, है ना, ये चीज है। अब जैसे, है ना, अब जैसे अपन और पढ़ते हैं कि जैसे एक होता है आपका जैसे मात्रात्मक, है ना, जैसे मात्रात्मक, है ना, मात्रात्मक प्रदूषक, मात्रात्मक प्रदूषक। अब मात्रात्मक प्रदूषक को अपन क्या बोलते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव, है ना, जैसे क्वांटिटेटिव क्या बोलते हैं इसको, जैसे क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट कहते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट कहते हैं। तो मात्रात्मक प्रदूषक जो होते हैं, है ना, ये पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं, है ना, ये पर्यावरण में क्या होते हैं, जैसे उपस्थित होते हैं, है ना, ये पर्यावरण में जैसे उपस्थित होते हैं।
लेकिन इनकी सांद्रता, है ना, इनकी सांद्रता ज़्यादा हो जाती है ना, लेकिन इनकी सांद्रता ज़्यादा हो जाती है तो ये प्रदूषण का कारण बनते हैं, है ना, तो ये प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये चीज़ है जैसे मात्रात्मक प्रदूषक यानी कि क्वांटिटेटिव, मतलब जैसे प्लूटेंट, ये पर्यावरण में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन इनकी सांद्रता एक निश्चित सांद्रता में होते हैं। इनकी मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती है आवश्यकता से ज़्यादा तो ये क्या होते हैं, फिर प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें, जैसे CO2 है, इसके अलावा से नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, CO2 है, इसके अलावा से नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये चीज़ है। अब देखिए आप, जैसे एक होता है आपका जैसे गुणात्मक प्रदूषक, है ना, जैसे एक होता है क्या, जैसे गुणात्मक प्रदूषक। गुणात्मक प्रदूषक बोले तो ये क्या है, जैसे क्वालिटेटिव, है ना, जैसे क्वालिटेटिव मतलब प्लूटेंट, है ना, क्वालिटेटिव प्लूटेंट। अब जैसे गुणात्मक प्रदूषक क्या होते हैं कि ये जैसे पर्यावरण में नहीं होते हैं, है ना, ये पर्यावरण में नहीं होते हैं, है ना, ये पर्यावरण में नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते हैं, लेकिन ये मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा, है ना, लेकिन ये मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा, है ना, क्रियाकलापों के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, है ना, प्रवेश कर जाते हैं। ये चीज़ है गुणात्मक प्रदूषक के बारे में, प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे आप इसका उदाहरण देखें तो एक तो जैसे आपके जो फंगिसाइड होते हैं, कवकनाशी है ना, कवकनाशी है, इसके अलावा जैसे आपका हर्बिसाइड है यानी कि शाकनाशी है, कवकनाशी है, शाकनाशी है, इसके अलावा से DDT है, इसके अलावा से क्या है, BSC है ना, BSC है। तो ये पर्यावरण में उपस्थित नहीं होते हैं लेकिन ये मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा क्या होते हैं, जैसे प्रकृति में या पर्यावरण में आ जाते हैं और फिर क्या होते हैं, जैसे प्रदूषण का कारण बनते हैं, है ना। तो यहाँ तक की बात होगी दोस्तों आपकी। यहाँ से जैसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से कि निम्न में से कौन सा एक मात्रात्मक प्रदूषक है। ये मात्रात्मक प्रदूषक पर्यावरण में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं, है ना, मात्रात्मक प्रदूषक पर्यावरण में एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं लेकिन इनकी सांद्रता आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो ये प्रदूषण का कारण बनते हैं। गुणात्मक प्रदूषक ये एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं, है ना, एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं, ये एनवायरनमेंट में जैसे मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा इनका क्या होता है, इससे प्रवेश होता है। तो ये तो बात हो गई मात्रात्मक गुणात्मक प्रदूषक की बात, और जैसे एक मतलब प्राइमरी प्लूटेंट व सेकेंडरी प्लूटेंट की बात। तो आपका जैसे दोस्तों ये टॉपिक यहाँ तक तो है कंप्लीट। अब जैसे इसको अपन आगे और पढ़ते हैं, है ना, जैसे कुछ गैसों के बारे में पढ़ते हैं अपन। एक तो है ना, अब जैसे थोड़ा सा गैसों के बारे में देख लेते हैं अपन। जैसे एक तो देखते हैं अपन, जैसे कौन सा है, CO गैस के बारे में देखते हैं, है ना। एक तो जैसे CO गैस के बारे में देखते हैं, दूसरा अपन देखेंगे जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के बारे में, और एक देखेंगे अपन किसके बारे में, SO2 गैस के बारे में, है ना। तो कुछ गैसों के बारे में देखते हैं अपन इसमें। अब तो CO गैस जो है ना, CO गैस जो है इसको सब जानते हैं आप। जैसे क्या है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना। CO बोले तो क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो ये जो गैस है ना, यह रक्त में उपस्थित, है ना, यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके, है ना, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे ये स्थायी यौगिक होता है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये क्या होता है, जैसे स्थायी यौगिक होता है ना, जो शरीर में क्या नहीं करता है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता है, जिसके कारण फिर दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब आता है आपका एग्जाम क्वेश्चन कि क्या कारण है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अंगीठी के जलने से कौन सी गैस निकलती है, CO गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये क्या करती है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड है जो, है ना, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देता है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, ये चीज है। और फिर ऐसे वाहनों के धुएं का, है ना, वाहनों के धुएं से, है ना, धुएं से निकलने वाली गैस है ना, वाहनों के धुएं से निकलने वाली गैस कौन सी है आपकी, जैसे CO है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। एक आप जैसे यहाँ पर ध्यान में रखें, मोस्ट क्वेश्चन भी है, पेपर में आता भी है ये क्वेश्चन कि जेट प्लेन से, है ना, जेट प्लेन से
निकलने वाला, है ना, जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषक है ना, जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषक है तो कौन सा है, CFC है ना। जेट प्लेन का मुख्य प्रदूषक होता है CFC और वाहनों की धुएं से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना। तो ये तो है जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। और वाहनों की धुएं से निकलने वाली गैस है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्थायी यौगिक होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देता है, यानी कि अंगीठी के जलने से भी कौन सी गैस निकलती है, तो अंगीठी के जलने से भी, है ना, अंगीठी के जलने से भी कौन सी गैस निकलती है, जलने से भी निकलने वाली गैस, अंगीठी के जलने से भी निकलने वाली गैस कौन सी है आपकी, जैसे CO है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब है जैसे NO2, तो ये क्या होती है, तो ये कपास की फैक्ट्रियों से निकलती है ना, ये कपास की फैक्ट्रियों से, है ना, ये क्या होती है, जैसे कपास की फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस है ना, ये कपास की फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस है जैसे आपकी क्या, NO2, है ना। और NO2 इस गैस से जो सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, जैसे अहमदाबाद है। NO2 गैस से जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, जैसे अहमदाबाद है ना। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, जैसे अहमदाबाद है। और ये गैस क्या होती है, जैसे एसिड रेन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए भी क्या होती है, जैसे ये उत्तरदायी होती है, यानी कि अम्लीय वर्षा में इस गैस का जो योगदान होता है वो 30% होता है NO2 गैस का, क्योंकि जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रिक अम्ल बनाती है ना। थोड़ा इसको आगे देखेंगे अपन, अम्लीय वर्षा का टॉपिक पढ़ेंगे अपन सेपरेट, उसमें आ जाएगा ये सारा। तो ये एसिड रेन के भी लिए भी उत्तरदायी होती है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अहमदाबाद इससे प्रदूषित शहर है। और कपास की फैक्ट्री से निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी है आपकी, जैसे NO2 है। और बाकी आप जैसे नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हो, है ना, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, वो क्या होता है, जैसे वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी होता है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी होते हैं जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, है ना, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी क्या होते हैं, जैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, ये चीज है। अब देखें आप जैसे SO2 गैस देखें, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो SO2 गैस जो है इस गैस से जो प्रदूषित शहर है तो वो कौन सा है, जैसे कलकत्ता है ना। इस गैस से जो प्रभावित शहर है SO2 से, तो प्रभावित शहर कौन सा है, जैसे कलकत्ता है। SO2 से प्रदूषित शहर है कलकत्ता, है ना। और SO2 जो होती है ये किससे निकलती है, तो ये मथुरा की तेल शोधक फैक्ट्रियों से निकलती है ना, मथुरा की तेल शोधक फैक्ट्रियों से, मथुरा की तेल शोधक फैक्ट्रियों या तेल रिफाइनरीज से निकलने वाली गैस है, बस मथुरा की तेल शोधक फैक्ट्री से निकलने वाली गैस है ये आपकी जैसे SO2। और बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है ये आपका, जैसे कि वायु प्रदूषण, है ना, वायु प्रदूषण सूचक होते हैं, है ना, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं जैसे कौन, मतलब वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं कौन होते हैं, जैसे लाइकेन होते हैं, है ना, लाइकेन होते हैं। और एक क्या होते हैं, जैसे मॉस होते हैं। तो लाइकेन और मॉस ये मतलब जैसे वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, यानी कि जैसे जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना, जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर आपके लाइकेन व जो मॉस होते हैं ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन व मॉस। अब जैसे लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो ये लाइकेन जैसे कौन सी गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो ये चीज़ देखिए आप, लाइकेन SO2 गैस के प्रति, है ना, लाइकेन SO2 गैस के प्रति सेंसिटिव होते हैं, है ना, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यानी कि जहाँ पर SO2 गैस की अधिकता होती है ना, जहाँ पर SO2 गैस की अधिकता होती है वहाँ पर लाइकेन नहीं पनपते हैं, है ना, वहाँ पर लाइकेन ग्रोथ नहीं करते हैं। तो SO2 गैस के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं आपके लाइकेन, ये चीज़ है। और लाइकेन को अपन जैसे किन किन नामों से जानते हैं, तो इनको जैसे एक तो क्या बोलते हैं, पत्थर के फूल बोलते हैं, है ना, पत्थर के फूल बोलते हैं, या अपन शॉर्टकट में इनको जैसे मतलब शिलापुष्प बोल देते हैं, है ना, शिलापुष्प बोल देते हैं। और जब आपका सक्सेशन होता है ना, सक्सेशन होता है यानी कि अनुक्रमण होता है, जब अनुक्रमण होता है तो अनुक्रमण के दौरान सबसे पहले कौन उगते हैं,
तो अनुक्रमण के दौरान सबसे पहले कौन पनपते हैं, जैसे लाइकेन पनपते हैं। ये दोस्तों आपका जैसे फर्स्ट ग्रेड 2020 का क्वेश्चन भी था कि अनुक्रमण के दौरान मतलब सबसे पहले उगना प्रारंभ होते हैं, तो लाइकेन उगते हैं आपके जैसे सक्सेशन के दौरान, है ना, ये चीज है। तो ये जैसे गैस के बारे में हो गया आपका CO गैस, NO2 गैस, और एक कौन सा है जैसे SO2 गैस के बारे में, है ना, ये चीज है। तो यहाँ तक की तो आपकी बात हो गई। अब जैसे अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और पढ़ते हैं इसमें कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैसेज होती है, उत्तरदायी गैसें हैं, वो कौन कौन सी है, और ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो अगला जो अपना रहने वाला पॉइंट है इसमें वो है जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव मोस्ट है, काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके कैसा भी एग्जाम दे आप, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव का, है ना, ये चीज़ है। तो देखें कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है ना। तो सूर्य के विकिरण, है ना, सूर्य विकिरण, है ना, सूर्य विकिरण पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से टकराकर, है ना, टकराकर वापस लौटते हैं, है ना, वापस लौटते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण, है ना, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण सूर्य विकिरण, है ना, सूर्य विकिरण वायुमंडल से, सूर्य विकिरण वायुमंडल से पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना, बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना, बाहर नहीं निकल पाते हैं। फलस्वरूप वातावरण का ताप बढ़ता है ना, फलस्वरूप वातावरण का, है ना, फलस्वरूप वातावरण का ताप बढ़ता है ना, ताप बढ़ता है, जिसे ग्रीन हाउस, है ना, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ है, यानी कि जब सूर्य के विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराकर जब वापस लौटते हैं, है ना, सूर्य विकिरण मतलब सोलर रेडिएशन जब पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौटते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाते हैं, फलस्वरूप वातावरण का ताप बढ़ता है, और इस घटना को अपन क्या बोल देते हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, है ना। आप जैसे इसको समझें कि ग्रीन हाउस पर और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जैसे उत्तरदायी गैसें क्या क्या होती है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें, है ना, उत्तरदायी गैसें। अब देखिए आप जैसे कौन कौन सी है, तो सर CO2 है, CO2 का योगदान कितना है, 60% है। सर दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो मैथेन है ही भैया, मैथेन का योगदान कितना है, 20% है। तीसरी कौन सी है सर, तो CFC है, CFC का योगदान कितना है, 14% है। और चौथी गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका योगदान कितना होता है, 6%। तो ग्रीन हाउस तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, CO2 है, मतलब इसका योगदान 60% है, मैथेन CH4 इसका योगदान 20% है, CFC 14%, नाइट्रस ऑक्साइड कितना 6%, है ना। यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए आप जैसे क्या होता है कि जैसे ये गैसें क्या करती हैं आपकी, है ना, ये गैसें क्या करती हैं, जैसे मतलब वायुमंडल के चारों ओर क्या करती हैं, जैसे एक सघन आवरण बना लेती है ना, सघन आवरण बना लेती है। जैसे ये तो मान लीजिए कौन सी गैस की लेयर है, CO2 गैस की लेयर है, ये दूसरे नंबर पर मैथेन गैस की लेयर है, ये CFC मतलब की लेयर है, और ये जैसे नाइट्रस की ऑक्साइड की लेयर है। तो अब जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सूर्य विकिरण जब पृथ्वी की सतह से आते हैं, है ना, सूर्य विकिरण जब पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी की सतह पर आते हैं, तो पृथ्वी की सतह से टकरा कर क्या होते हैं, सूर्य विकिरण इन गैसों के आवरण के कारण पूरी तरीके से वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, फलस्वरूप वातावरण का ताप बढ़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। समझे। तो यहाँ तक की बात है, ये है कि ये गैसें क्या करते हैं, जैसे वायुमंडल के चारों ओर एक सघन घेरा बना लेती हैं, एक सघन आवरण बना लेती है, जिनके कारण जो मतलब सूर्य विकिरण जो पृथ्वी की सतह तक आते हैं, वो पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस नहीं लौट पाते हैं, या सूर्य विकिरण जो होते हैं ये पूरी तरीके से वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, फलस्वरूप वातावरण का ताप बढ़ता है, और इस घटना को अपन क्या बोल देते हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव कह देते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी जैसे यहाँ तक की, है ना। ये है कि जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सर्वाधिक
उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है, जैसे आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल की सबसे भारी गैस भी है ना, भारी गैस भी है। अब यहाँ तक की तो बात हो गई। एक चीज और देखिए आप, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग को और देखिए आप, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वातावरण के ताप में वृद्धि होना है ना, वातावरण के ताप में वृद्धि होना, वृद्धि होना क्या कहलाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण, यानी कि इन चारों गैसों के कारण जो वातावरण का ताप है ना, वातावरण के तापमान में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है आपका, जैसे वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्लोबल वार्मिंग को अपन क्या बोल देते हैं, जैसे विश्व उष्ण कह देते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को अपन क्या बोल देते हैं, जैसे विश्व उष्ण कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण वातावरण के ताप में वृद्धि होना क्या कहलाता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्ण कहलाता है ना, विश्व उष्ण कहलाता है, ये चीज है। अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO2 है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO2 है। अब देखें कि 20वीं शताब्दी में है ना, 20वीं शताब्दी में CO2 गैस की सांद्रता है ना, CO2 गैस की सांद्रता 280 ppm से बढ़कर है ना, 280 ppm से बढ़कर 368 ppm हो गई है ना। आप जैसे यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि 20वीं शताब्दी में CO2 की जो सांद्रता है वो 280 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है, 368 ppm हो गई है। और अगला पॉइंट देखिए आप, जैसे कि जैसे 20वीं शताब्दी में है ना, 20वीं शताब्दी में समुद्र तल में है ना, समुद्र तल में 1 से 2 है ना, जैसे 1 से 2 mm की वृद्धि हुई है ना, 1 से 2 mm की वृद्धि हुई है, मतलब 1 से 2 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है समुद्र तल में, ये चीज है। और 20वीं शताब्दी में है ना, 20वीं शताब्दी में वातावरण के तापमान में है ना, वातावरण के तापमान में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.6% है ना, 0.6% की वृद्धि हुई है, ये चीज है। तो ये भी आपका खूब ज्यादा आता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण या ग्रीन हाउस गैसों के कारण वातावरण के ताप में पिछली शताब्दी में कितनी वृद्धि हुई है ना, 0.6% की वृद्धि हुई है। एक चीज आप और देखें कि जैसे पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान है ना, पृथ्वी का औसत तापमान है ना, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या होता यदि ग्रीन हाउस गैस से नहीं होती है ना, तो यदि ग्रीन हाउस गैस से नहीं होती, यदि ग्रीन हाउस गैस से नहीं होती है ना, यदि ग्रीन हाउस गैस से नहीं होती है ना, नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान है ना, पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय है ना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यदि ये ग्रीन हाउस गैस से नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान कितना होता आपका, से -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, ये चीज है। तो ये जैसे आपका RS 2016 का भी क्वेश्चन है इस टाइप से, है ना, कि जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों का सही क्रम है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों का सही क्रम है ना, जैसे एक तो आपका यहाँ से RS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें सर्वाधिक कौन सी, CO2, फिर मैथेन, फिर CFC, फिर कौन सी है, नाइट्रस के ऑक्साइड है ना। तो इस टाइप से तो आया हुआ है जैसे RS 2016 में। बाकी जैसे रीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है ना, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो उसमें ऑप्शन में जैसे आपका ये CO2, मैथेन व CFC नहीं था, कौन सा ऑप्शन था, जैसे नाइट्रस के ऑक्साइड। तो ऑप्शन था जैसे रीट 2018 में कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ऑप्शन था नाइट्रस ऑक्साइड है ना, चारों जैसे क्या है। और बाकी जैसे फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन आया हुआ है ये है ना, फर्स्ट लेवल में कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है सर्वाधिक, या कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी गैस है वो CO2 है। और वायुमंडल की जो सबसे जो भारी गैस होती है वो भी कौन सी है, CO2 है ना। इसके अलावा से मतलब ये LDC 2018 का क्वेश्चन है
इस टाइप से कि वायुमंडल में CO2 कितनी पाई जाती है ना, तो वायुमंडल में CO2 कितनी पाई जाती है, जैसे 0.03% पाई जाती है जैसे आपकी वायुमंडल में CO2, है ना। तो ये है जैसे दोस्तों आपके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक में से, ग्रीन हाउस प्रभाव के टॉपिक में से, तो जो पूछे गए हैं वो आपके कंप्लीट है। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और देखते हैं अपन, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव के टॉपिक में अपन कि जैसे एक तो आता है आपका जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, एक आता है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो ये जो क्योटो शहर है ना, ये जो क्योटो शहर है ये जापान का शहर है। तो जापान के शहर क्योटो में, है ना, जापान के शहर क्योटो में क्या होती है, क्योटो बैठक होती है। और इस क्योटो बैठक को अपन जैसे किस नाम से जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव से है ना। क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ग्रीन हाउस प्रभाव से है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए क्या होता है, जैसे कम करने के लिए क्या होता है, जैसे जापान के शहर में, है ना, जापान के क्योटो शहर में, है ना, क्योटो शहर में इस प्रोटोकॉल का आयोजन हुआ था, है ना, इस प्रोटोकॉल का आयोजन हुआ था। तो आप ये बात भी ध्यान में रखिए, खूब ज्यादा आता है आपका एग्जाम में, क्योंकि ये भी जैसे यहाँ से भी आपका सेकंड ग्रेड 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन था इस टाइप से कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। तो उसमें ऑप्शन क्या था, जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस प्रभाव से है ना, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ग्रीन हाउस प्रभाव से है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्या है, जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था, है ना। तो यहाँ तक का जो है आपका कंप्लीट है। ये तो बात हो गई आपकी जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव की, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव की बात हो गई आपकी। अब जैसे यहाँ तक की तो हो गई बात। अब जैसे अपन इस प्रदूषण के टॉपिक में एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं, है ना, एक डिस्कस और करते हैं इसमें। तो वो है जैसे अपना क्या है, जैसे अम्लीय वर्षा है ना, अम्लीय वर्षा। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है जैसे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं अपन, जैसे तो सर इसको बोल देते हैं अपन जैसे एसिड रेन, है ना। तो अम्लीय वर्षा को अपन किन किन नामों से जानते हैं, है ना, अम्लीय वर्षा को अपन जैसे किन किन नामों से जानते हैं। तो एक तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे झीलों का कातिल कहते हैं, है ना। जैसे एक तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे झीलों का कातिल कहते हैं, झीलों का कातिल कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, जैसे ब्लैक रेन भी कहते हैं, है ना, ब्लैक रेन भी कहते हैं, यानी कि इसको अपन काली वर्षा ही बोलते हैं। तो झीलों का कातिल व ब्लैक रेन कहा जाता है किसको, अम्लीय वर्षा को। अब है जैसे एसिड रेन के बारे में, है ना, अम्लीय वर्षा के बारे में, है ना, अम्लीय वर्षा के बारे में सर्वप्रथम, है ना, अम्लीय वर्षा के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो ये बताया था जैसे किसने, रॉबर्ट अगस्ट ने, है ना, रॉबर्ट अगस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मतलब एसिड रेन के बारे में बताया। और ये सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, तो ये जैसे ब्रिटेन के, है ना, ब्रिटेन के मैनचेस्टर नामक स्थान पर, है ना, ब्रिटेन के मैनचेस्टर नामक स्थान पर, है ना, ब्रिटेन के मैनचेस्टर नामक स्थान पर देखी गई। एसिड रेन जो है ये सबसे पहले कहाँ देखी गई, तो ब्रिटेन के मैनचेस्टर नामक स्थान पर देखी गई जैसे आपकी अम्लीय वर्षा। अगली चीज देखिए आप, जैसे अम्लीय वर्षा, माना अम्लीय वर्षा के जल का पीएच, हाँ, जल का पीएच, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच 5.5 से कम होता, है ना, जैसे 5.5 से कम होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, जैसे 5.5 से कम होता है ना, ये चीज है। अब है जैसे ये भी आपका जैसे RS 2016 का क्वेश्चन है इस टाइप से कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है ना। जैसे अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, है ना, अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, तो सर कौन सी है, एक तो SO2 है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, NO2 है ना। अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं वो एक तो SO2 है, दूसरी कौन सी है, जैसे NO2 है। अब देखिए आप, जैसे
SO2 गैस जो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है, NO2 गैस जो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है, समझिए आप ये क्या करती है, तो ये वाटर वेपर जो होती है, वाटर वेपर है ना, जलवाष्प जो होती है, तो ये गैसें जलवाष्प के साथ क्रिया करके NO2 गैस जो होती है ये तो क्या बनाती है, जैसे HNO3 बनाती है, और ये जो SO2 गैस होती है ये जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है ना, H2SO4 बनाती है। तो ये जो गैस होती है आपकी NO2, इसका अम्लीय वर्षा में कितना योगदान होता है, 30% योगदान होता है, और जो SO2 होती है इसका अम्लीय वर्षा में योगदान कितना होता है, 70% होता है SO2 गैस का योगदान, है ना, ये चीज़ है। अब जो HNO3 है तो इसका जो केमिकल नेम है वो तो है भैया आपका जैसे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है इसका, और जो कॉमर्शियल नेम है वो है जैसे सोरे का अम्ल, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे HNO3 को सोरे का अम्ल बोलते हैं, है ना, और इसको तो आप सब जानते हैं कि ये क्या है, मतलब ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, है ना, ये क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। और बाकी जैसे आप इसको क्या क्या बोलते हैं, तो सर इसको एक तो अपन किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, यानी कि एक तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं। ये खूब ज्यादा आता है आपका एग्जाम में कि किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, तो किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है किसको, H2SO4 को। दूसरा पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में आपका कि शीशा संचायक बैटरियों में, है ना, जैसे वाहनों की शीशा संचायक, है ना, जैसे वाहनों की शीशा संचायक बैटरियों में कौन सा एसिड भरा जाता है, क्या भरा जाता है, आपका H2SO4 भरा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे ऑयल ऑफ पेट्रियोल भी कहते हैं, है ना, H2SO4 को अपन क्या बोलते हैं, इसे ऑयल ऑफ पेट्रियोल भी कहते हैं। बाकी इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं सर, तो और क्या बोलते हैं, इसे कशीश का तेल भी कहते हैं, इसको ना कशीश का तेल भी कहते हैं। तो ये है जैसे आपका अम्लीय वर्षा के बारे में, SO2 और NO2 गैस के बारे में। थोड़ी सी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जो SO2 होती है, लाइकेन जो होते हैं वो SO2 गैस के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। जिन क्षेत्रों में SO2 गैस ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइकेन नहीं पनपते हैं। जैसे दिल्ली के यदि अपन चारों ओर के 200 किलोमीटर एरिया की बात करें तो दिल्ली के चारों ओर 200 किलोमीटर के जो 200 किलोमीटर का जो सराउंडिंग एरिया है उसमें आपके लाइकेन नहीं पनपते हैं, है ना, वहाँ पर लाइकेन नहीं ग्रोथ करते हैं, क्योंकि SO2 गैस की क्या है, जैसे अधिकता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, ये चीज़ है। अब आप जैसे इस HNO3 की ओर देख ले, आप जैसे नाइट्रिक अम्ल का जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है ना, तो इसका जो उपयोग होता है तो वो एक तो जैसे सोने व चांदी, है ना, सोने व चांदी के क्या होता है, शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है ना, सोने व चांदी के शुद्धिकरण में क्या होता है, HNO3 का उपयोग होता है। दूसरा इसका दोस्तों ये खूब ज़्यादा आता है, जैसे आपका एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे इसका उपयोग HNO3 का उपयोग किस में किया जाता है, तो सर अमलराज बनाने में किया जाता है ना, अमलराज जिसको आप क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं। अब सर ये अमलराज बनाने में HNO3 का उपयोग होता है, तो इसका रेशियो किस टाइप से होता है, तो 3HCl प्लस HNO3 का जो मिश्रण है ना, 3HCl प्लस HNO3 का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, आपका अमलराज, रॉयल वाटर, या इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे एक्वा रेजिया कहते हैं, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे एक्वा रेजिया भी कहते हैं। तो 3HCl प्लस HNO3 का मिश्रण ये अमलराज कहलाता है। दांतों को गलाने में इसका उपयोग होता है ना, जैसे दांतों को गलाने में इसका उपयोग, दांतों को गलाने में इसका उपयोग होता है, अमलराज के मिश्रण का उपयोग दांतों को गलाने में होता है। अब कई एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि अमलराज में, है ना, अमलराज में HCl व HNO3 का रेशियो किस प्रकार से होता है ना, जैसे अमलराज में HCl व HNO3 का जो रेशियो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसमें 3 आयतन तो HCl का होता है, 1 आयतन HNO3 का होता है, या 3 भाग इसमें किसके होते हैं, जैसे HCl के होते हैं, और 1 भाग किसका होता है, जैसे HNO3 का होता है ना। तो अम्लीय वर्षा का पॉइंट पढ़ा है अपन ने, इसको झीलों का कातिल बोलते हैं, काली वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वे कौन थे, रॉबर्ट अगस्ट थे। ब्रिटेन के मैनचेस्टर नामक स्थान पर सबसे पहले देखी गई थी आपकी एसिड रेन। एसिड रेन का जो pH होता है ये 5.5 से भी कम होता है। अम्लीय वर्षा
के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें होती हैं वो SO2 व NO2 गैसें होती हैं। और SO2 क्या करती है, ये जैसे जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोल देते हैं अपन, रसायनों का राजा कह देते हैं, ऑयल ऑफ पेट्रोल कह देते हैं, गंधक का अम्ल कह देते हैं, कशिश का तेल कहते हैं। HNO3 को अपन सोरे का अम्ल कहते हैं। इसका उपयोग सोना चांदी धातु के शुद्धिकरण में, और 3HCl प्लस HNO3 को अपन क्या बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज का उपयोग किसमें, धातुओं को गलाने में। प्रकृति की सबसे कठोर और महंगी धातु होती है प्लेटिनम, है ना। प्रकृति की सबसे कठोर व महंगी धातु होती है जैसे कौन सी, प्लेटिनम। ये प्लेटिनम भी मतलब जैसे घुल जाती है अम्लराज के मिश्रण में, है ना। तो ये तो बात है जैसे आपकी एसिड रेन के बारे में। कुछ अपने पॉइंट और पढ़ लेते हैं जैसे इसके बारे में, अपन एसिड रेन के बारे में कि जो एसिड रेन होती है वो सर्वाधिक, है ना, कौन से देशों में होती है। तो देखिए आप, तो अम्लीय वर्षा, है ना, अम्लीय वर्षा सर्वाधिक, है ना, अम्लीय वर्षा सर्वाधिक स्वीडन व नॉर्वे शहरों में होती है ना। अम्लीय वर्षा सर्वाधिक स्वीडन व नॉर्वे शहरों में होती है। तो सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा होती है वो स्वीडन व नॉर्वे शहरों में होती है। और जैसे अम्लीय वर्षा के कारण, है ना, अम्लीय वर्षा के कारण, है ना, अम्लीय वर्षा के कारण झीलों की अम्लीयता बढ़ गई है ना। झीलों की अम्लीयता बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। वह वनस्पतियां नष्ट हो जाती है ना, वह वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण जैसे झीलों की अम्लीयता बढ़ जाती है और वनस्पतियां भी क्या हो जाती है, जैसे नष्ट हो जाती है। अब अम्लीयता बढ़ जाती है तो स्वीडन और नॉर्वे शहरों में क्या है, जैसे यहाँ का पिसीकल्चर प्रभावित हुआ है, मत्स्य पालन प्रभावित हुआ है, क्योंकि सैलमान व ट्राउट, है ना। तो मतलब जैसे स्वीडन और नॉर्वे शहरों में जैसे सैलमान व ट्राउट, है ना, सैलमान व ट्राउट मछलियों की जो प्रजातियां हैं, है ना, सैलमान व ट्राउट जो मछलियों की प्रजातियां हैं वो समाप्त हो चुकी है ना, समाप्त हो चुकी हैं। किसके कारण, तो एसिड रेन के कारण, है ना, ये चीज है। तो अम्लीय वर्षा के कारण जैसे सैलमान और ट्राउट मछलियों की प्रजातियां समाप्त हो चुकी है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो जाती है, इससे झीलों में अम्लीयता बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या हो जाती है, इससे जो वनस्पतियां होती हैं तो वो भी क्या हो जाती है, इससे आपकी नष्ट हो जाती है। तो ये दोस्तों अपना जैसे पोल्यूशन का टॉपिक था। और पोल्यूशन के टॉपिक में अपन ने पढ़ा है जैसे सबसे पहले कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट क्या होता है। और फिर पढ़ा था अपन ने जैसे ये मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मैटर क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर जो होते हैं इनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन नहीं होता है। जैसे लोहा के यौगिक है, पारा के यौगिक है, बेंजीन है, फिनोल है, DDT है, BSC है, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है। बायोडिग्रेडेबल मैटर यानी कि जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थ तो जिनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से आसानी से डिकम्पोजिशन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल मैटर होते हैं। जैसे आपका कागज है, कपड़ा है, लकड़ी है ना, ये चीज है। तो ये बायोडिग्रेडेबल मैटर में आते हैं। फिर पढ़ा था अपने जैसे पोल्यूशन के टाइप, तो मतलब फर्स्ट है जैसे प्राइमरी पोल्यूशन, प्राथमिक प्रदूषक। तो ये है ना वातावरण में इसी अवस्था में मुक्त होते हैं, है ना, ये वातावरण में इसी अवस्था में मुक्त होते हैं प्राथमिक प्रदूषक। और प्राथमिक प्रदूषक में जैसे आपका CO2 आती है, इसके अलावा से और क्या आती है, जैसे NO2 आती है ना। और जैसे प्राथमिक प्रदूषक की सहायता से क्या होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं, है ना, द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। प्राथमिक प्रदूषक की सहायता से क्या होते हैं, जैसे आपके द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। अब जैसे द्वितीयक प्रदूषक में आपका एक तो PN आता है ना, PN आता है। PN को अपन क्या बोलते हैं, पर ऑक्सीस्टिल नाइट्रेट कहते हैं। ये क्वेश्चन खूब ज्यादा आता है, निम्न से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है, PAN है। PAN का पूरा नाम क्या है, तो पर ऑक्सीस्टिल नाइट्रेट है ना, पर ऑक्सीस्टिल नाइट्रेट है जैसे आपका PAN का पूरा नाम, है ना, ये चीज है। और फिर पढ़ाता अपने एक मात्रात्मक प्रदूषक और एक गुणात्मक प्रदूषक। फिर अपन ने पढ़ाता कुछ गैसों की बात की थी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, SO2 गैस है, एक कौन सी है, जैसे NO2 गैस है। इसके बाद पढ़ाता अपने जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी होती है, CO2 है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको लागू किया गया था, से
1997 में। तो Q2 प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव से है ना, ये चीज़ है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, जैसे आपकी CO2 है 60% है, मेथेन 20% है, CFC 14% है। इसके अलावा एक क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो कितनी है? जैसे 6% है ना, ये चीज़ है। फिर अपन ने पढ़ा था से ओजोन, जैसे सॉरी क्या पढ़ा था, जैसे एसिड रैन पढ़ा था। तो एसिड रैन अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? SO2 है, NO2 है। अम्लीय वर्षा को अपन झीलों का कातिल कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसे? इसको झीलों का कातिल कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? काली वर्षा भी कहते हैं, ब्लैक रैन भी कहते हैं। आपको जैसे थोड़ा सा मैं मतलब एक तो होता है जैसे फोटोकेमिकल स्मोक, है ना, थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। जैसे एक तो होता है क्या, फोटोकेमिकल स्मोक, है ना। तो ये जो स्मोक होता है फोटोकेमिकल स्मोग या मतलब फोटोकेमिकल स्मोग या लॉन्स एंजल्स स्मोग, है ना, फोटोकेमिकल स्मोग या लॉन्स एंजल स्मोग, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे ये जो स्मोग है, फोटोकेमिकल स्मोग जो है, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो लॉस एंजल्स शहर में देखा गया था, है ना। लॉस एंजल्स शहर में देखा गया था आपका, जैसे क्या, फोटोकेमिकल स्मोक। अब स्मोक क्या होता है तो आपको रटना नहीं है सर, स्मोक किसको बोलते हैं? SMOG स्मोक, है ना। तो स्मोक बराबर क्या होता है? स्मोक, है ना। स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं, और प्लस फोग। फोग का मतलब क्या होता है? कोहरा, है ना। फोग का मतलब क्या होता है? कोहरा। तो धुआं प्लस कोहरा, है ना, धुआं प्लस कोहरा ये मिलकर क्या बनाते हैं? जैसे स्मोक बनाते हैं, है ना। धुआं प्लस कोहरा मिलकर क्या बनाते हैं? स्मोक बनाते हैं। अब फोटोकेमिकल स्मोक या लॉस एंजल्स स्मोक, लॉस एंजल्स फोटोकेमिकल स्मोक लॉस एंजल्स शहर में देखा गया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं। सर फोटोकेमिकल स्मोक आप किसमें, इस फोटोकेमिकल स्मोक में जैसे किसका मिश्रण होता है? तो फोटोकेमिकल स्मोक में जैसे किसका मिश्रण होता है? तो PAN है ना। PAN का पूरा नाम क्या है? जैसे पर ऑक्सी, PAN का पूरा नाम है जैसे आपका क्या, पर ऑक्सी स्टील नाइट्रेट, है ना। पर ऑक्सी स्टील नाइट्रेट ये PAN का पूरा नाम है। ओजोन है, और एक क्या है? जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो ये जो है ये किसको बोलेंगे आप? जैसे फोटोकेमिकल स्मोक या फिर जैसे लॉस एंजल्स स्मोक, तो ये किसको बोलेंगे आप? जैसे PAN ओजोन व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, PAN ओजोन व नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये क्या कहलाएंगे? आपके फोटोकेमिकल स्मोक कहलाएंगे। यानी कि स्मोक किससे बनता है? तो स्मोक यानी कि धुआं, फोग यानी कि कोहरा, यानी कि कोहरा प्लस धुआं बराबर क्या है? स्मोक है आपका, है ना, ये चीज है। एक होता है जैसे आपका लंदन सल्फर स्मोक, है ना। एक होता है जैसे आपका क्या, सल्फर स्मोक। अब सल्फर स्मोक को अपन क्या बोलते हैं? जैसे लंदन स्मोक भी बोलते हैं, है ना। सल्फर स्मोक को अपन क्या बोलते हैं? लंदन स्मोक भी बोलते हैं। तो ये किससे बनता है? तो ये कोयला धुआं, है ना, ये कोयला धुआं, है ना, कोयला धुआं। इसके अलावा से SO2 व SO3, है ना, SO3 व कोहरा, है ना, कोहरा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जैसे H2SO4 की वाष्प बनाते हैं, है ना, H2SO4 की वाष्प बनाते हैं। और इस H2SO4 की वाष्प को अपन क्या बोलते हैं? इसे लंदन स्मोक कहते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे सल्फर स्मोक कहते हैं, है ना, सल्फर स्मोक कहते हैं। तो ये जो है सल्फर स्मोक या लंदन स्मोक कहा जाता है कोयला धुआं, SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कोहरा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? H2SO4 की वाष्प बनाते हैं। अब H2SO4 की वाष्प बनाते हैं मतलब क्या है? इसको अपन क्या बोलते हैं? सल्फर स्मोक बोलते हैं। और ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? सल्फर स्मोक लंदन में देखा गया था, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? इसे लंदन स्मोक भी कह देते हैं। ये जो होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस की जो हिल विक्रिया होती है ना, फोटोसिंथेसिस की जो हिल विक्रिया होती है, पेरोक्सिस्टिल नाइट्रेट जो होता है ये क्या करता है? तो ये जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो हिल विक्रिया होती है ना, हिल विक्रिया होती है, इसमें जल के प्रकाश अपघटन को रोकता है ना, जल के प्रकाश अपघटन को रोकता है। और ये जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है, तो फोटोसिस्टम सेकंड का क्या करता है? ये संदमन करता है ना। तो ये इसका जैसे नेगेटिव इफेक्ट है आपका, मतलब इसके दुष्परिणाम है। जैसे पेरोक्सिस्टिल नाइट्रेट के कि प्रकाश संश्लेषण की जो हिल विक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में ये मतलब जैसे जल का फोटोलाइसिस नहीं होता है, जल का फोटोलाइसिस नहीं होने देता है, जल का प्रकाश अपघटन नहीं होने देता है,
और जिसके कारण क्या होता है, जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है ना, फोटो सिस्टम सेकंड होता है उसका क्या हो जाता है, इससे संदमन हो जाता है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका प्रदूषण का टॉपिक। प्रदूषण के टॉपिक में एसिड रेन क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और एक आपको मैंने जानकारी दे दी है जैसे किसकी, मतलब एक अम्लीय वर्षा की जानकारी दे दी है। इसके अलावा एक इसका दे दिया है आपको जैसे स्मोक क्या होता है और स्मोक के टाइप क्या होते हैं। जैसे स्मोक का मापन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है ना, तो स्मोक का जो मापन है वो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, जैसे रिंगलमान विधि के द्वारा, है ना। जैसे रिंगलमान विधि के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे स्मोक का मापन किया जाता है ना। तो अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, स्मोक और एक जैसे प्रदूषण के प्रकार, ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट है। इसके अलावा जैसे अपन मतलब प्रदूषण का एक पार्ट और पढ़ेंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे जैसे ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन क्षरण क्या होता है। इसके अलावा से उसमें जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे अपन, जैसे BOD है, इसके अलावा से COD है, और फिर पढ़ेंगे अपन जैसे प्रदूषकों के कारण अपने को कौन कौन से रोग होते हैं, है ना। तो दोस्तों आज के लिए तो जैसे इस वीडियो में इतना ही, और जैसे अगली क्लास में अपन फिर से मिलते हैं जैसे पोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर। तो आज के लिए धन्यवाद।